Hello students, welcome back everyone. So this is the final part for the motion chapter. In this I'm covering the NCERT exercise questions. So I request everyone to sit with your NCERT textbook by your side. You can just pause the video and just get and grab your NCERT fast. Okay, so this is coming from page number 112 to 113. उसमें जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं हम उसको वन बाय वन ट्राई करेंगे and most of the questions are important just because they're coming from NCERT, so they are having a very good range. So let's focus on the first question there. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है जिसका डायमीटर 200 मीटर्स है, यानी कि रेडियस 100 मीटर्स है, और एक राउंड यानी कि एक सर्कल कवर करने के लिए, दैट मीन्स इफ इज़ मूविंग फ्रॉम ए एंड इफ इज़ कमिंग बैक टू ए, सो ए टू ए इट इज़ कवरिंग अप इन 40 सेकेंड्स. ओके, तो उनसे आपसे पूछा हुआ है कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में वो कहाँ पर होगा और उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था. सबसे पहले तो हम लोग टोटल टाइम फाइंड आउट करेंगे जो कि है 2 मिनट्स 20 सेकेंड एज इन विच दे रखा है. सो इट कम्स आउट टू बी 140 सेकेंड्स. तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 140 सेकेंड्स में वो पर्सन कहाँ पर होगा. नाउ यू नो दैट इन 40 सेकेंड्स में नंबर ऑफ राउंड्स कितना लिया उसने? 1. सर्कमफ्रेंस का एक चक्कर काटा 40 सेकेंड्स में, तो एक सेकेंड में कितना काटेगा? 1/40, जो कि एज़ पर यूनिटरी मेथड है. 40 सेकेंड्स में अगर एक राउंड कर रहा है तो एक सेकेंड में 1/40 राउंड्स करेगा. तो 140 सेकेंड्स में कितना करेगा? 140 सेकेंड्स में कितना करेगा? 1/40 इंटू 140 विच कम्स आउट टू बी 3.5 राउंड्स. ओके, सो 3.5 राउंड्स का मतलब क्या हुआ? वन राउंड इज, दैट मीन्स वन राउंड इज कमिंग फ्रॉम ए टू ए, इजंट इट? देन सेकेंड राउंड मतलब अगेन ए टू ए. थर्ड राउंड ए टू ए, अभी ए में खड़ा है, 3 राउंड्स के बाद ए में खड़ा है. अब 3.5 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि आफ्टर 3.5 राउंड्स द पर्सन विल बी एट पॉइंट बी. सो पॉइंट ए टू बी तक का बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा? 200 मीटर्स, है ना, क्योंकि डायमीटर दे रखा है तो ए टू बी तक का डिस्प्लेसमेंट आपका 200 मीटर्स हो गया. सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो एक चीज़ डिफाइन हो गया विच इज़ 200 मीटर्स. अब आपको डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कितना कवर किया है. अब एक राउंड में वो कवर कर रहा है 2πr, जो कि उसका पेरीमीटर है. एक राउंड में उसने कितना कवर किया? 2πr, जो कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल है. और कितने राउंड्स कवर कर रहा है? 3.5. तो सिंपली क्या कर देंगे? 2πr इंटू 3.5 विच कम्स आउट टू बी 2200 मीटर्स. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक वेरी गुड क्वेश्चंस. थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे तो दीज क्वेश्चन आर प्रीटी सिंपल. ओके, फाइन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. अगेन क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा एनालिटिक और लॉजिकल बेस्ड है. वो कह रहा है अ पर्सन जॉग्स फ्रॉम ए टू पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक जा रहा है. पॉइंट ए टू बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर्स और उसको कवर करने में लग रहा है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, यानी कि 150 सेकेंड्स में आप ए से बी तक जा रहे हो. और वही पर्सन बी से सी तक आ रहा है जो कि 100 मीटर्स का है, और ए बी से सी तक जाने के लिए 1 मिनट लग रहा है, यानी कि 60 सेकेंड्स. सो अगर टेक्निकली मैं देखूँ ए टू बी एंड देन बी टू सी, टोटल टाइम कितना लगा? T1 प्लस T2. T1 वॉज आपका 150 सेकेंड्स एंड T2 वॉज 60 सेकेंड्स. सो 150 प्लस 60 कम्स आउट टू बी 210 सेकेंड्स, इजंट इट? सो टोटल टाइम मेरे पास आ चुका है, टोटल 210. टोटल अगर डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करूँ तो ए टू बी तक जाने के लिए 300 और बी से सी तक जाने के लिए 100. 300 प्लस 100 विच कम्स आउट टू बी 400. ये हम आगे के लिए यूज़ करेंगे. अब उन्होंने क्वेश्चन बोल रखा है व्हाट आर द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी, और साथ में एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है. ओके, तो एवरेज स्पीड निकालते हैं सबसे पहले. एवरेज स्पीड का आपको पता है फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड बताना है ए से बी तक का. अब ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? 300, और ए से बी तक का टोटल टाइम कितना है? 150. सो एवरेज स्पीड कैसे आएगा? टोटल डिस्टेंस यानी कि 300 अपॉन टोटल टाइम यानी कि 150 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड. अब क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम होगी, वही सेम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम विच इज़ कमिंग आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ए टू बी तक का एवरेज स्पीड कैसे निकाला इन्होंने. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस वॉज 300, टोटल टाइम आपका कितना हुआ? 150 सेकेंड्स. ओके, अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फॉर पर्सन गोइंग फ्रॉम ए टू सी, यानी कि ए से बी एंड देन बी से सी. तो टोटल डिस्टेंस वहाँ पे कितना हुआ? 400, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया था. टोटल टाइम कितना हुआ? 210 सेकेंड्स. कैसे आए ये? 150 प्लस 60, जो कि मैंने यहाँ पे
इस पर आप रेफ़र कर सकते हो ये वाले चीज़ों को, ठीक है। एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 400 डिवाइड बाई 210, 40 डिवाइड बाई 21 विच इज़ 1.9 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब उसने बोला एवरेज वेलोसिटी। नाउ यू नो दैट एवरेज वेलोसिटी बेसिकली यूजेस द डिस्प्लेसमेंट। अब अगर पर्सन ए में खड़ा है और सी, ए से शुरू किया और अभी वापस सी में खड़ा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस तो मैं ये चेकआउट करूँगा ना, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो मेरा ये होगा। तो 300 में से 100 जब माइनस कर दूंगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 200 मीटर्स। सो मेरा एक्चुअल डिस्टेंस अभी कितना है, 200 मीटर्स। टोटल टाइम 210 सेकेंड्स। 210 सेकेंड्स क्यों, ए से बी तक जाने के लिए 150 सेकेंड्स और बी से सी तक आने के लिए कितना सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। सो 150 प्लस 60 210, 200 बाई 210 गिव्स यू 0.95 मीटर पर सेकेंड्स। तो किसी को भी कहीं पे भी कोई भी पॉइंट में आपको डाउट आ रहा है, रिवाइंड करो, ध्यान से समझो, ठीक है। दे आर जस्ट एनालिटिकल क्वेश्चंस यू नीड टू फोकस ऑन. So this way we have calculated the average speed and velocities for the person starting from A to B and then person starting from A to B and then B to C. Okay, moving on to question number third. Question number third क्या कह रहा है? This is again a very good question, having a good range as well. Okay, this is question number third. एक पर्सन है जो कि घर से स्कूल जा रहा है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और वही पर्सन स्कूल से घर आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। हमें बस इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है और बोला हुआ है टोटल जर्नी का क्या निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। अब आपको पता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ हमारे पास नहीं है। अब मैं इसको कैसे करूँगा, मान के चलते हैं कि स्कूल और होम के बीच का डिस्टेंस कितना, x किलोमीटर्स, ओके। तो टोटल डिस्टेंस जाने और आने का कितना हो गया, x प्लस एक्स विच इज़ कमिंग आउट टू बी 2x। पहला चीज़ तो क्लियर हो गया, टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे पास। अब मुझे फाइंड आउट करना है टोटल टाइम। मान के चलिए घर से स्कूल जाने के लिए, होम टू स्कूल जाने के लिए कितना टाइम लगा, t1, और स्कूल से होम आने के लिए कितना टाइम लगा, t2। तो अगर मैं t1 प्लस t2 निकाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम भी मिल जाएगा। अब कैसे निकालूंगा, अब होम टू स्कूल सिनेरियो के एवरेज स्पीड गिवन है, टोटल डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन नहीं है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस मेरे पास x है और टोटल टाइम 20 है, तो यहाँ से मेरे पास t1 की वैल्यू आ गई, सिंपल एज दैट। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी सेम चीज़ करूँगा, एवरेज स्पीड गिवन है, टोटल डिस्टेंस गिवन है, टाइम मुझे पता नहीं है, तो t2 विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज़ कमिंग आउट टू बी टोटल डिस्टेंस x, स्पीड कमिंग आउट टू बी 30, तो t2 मेरे पास आ रहा है x अपॉन 30। अब मैं निकालूंगा टोटल टाइम विच इज़ t1 प्लस t2, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, LCM 60, ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x 5x, इसको कैंसिल कर दोगे आप तो x बाई 12, यानी कि आपके पास टाइम कितना आ गया, x बाई 12 आवर्स, ओके। अब आपके पास फंडा क्या है, आपके पास टोटल डिस्टेंस आ चुका है जो कि 2x है और टोटल टाइम भी आ चुका है। तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x अपॉन टोटल टाइम है x अपॉन 12, ये 12 ऊपर चला जाएगा तो x से x कैंसिल हो गया, 12 इंटू 2 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 24 किलोमीटर पर आवर। तो दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड द एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्सन। सो ये वाले क्वेश्चन में क्या आपको कुछ भी गिवन नहीं था, आपको सिर्फ एवरेज स्पीड गिवन था, लेकिन आपने वेरिएबल्स लेके उसको सॉल्व किया, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज कीप इन माइंड, ऐसे वाले क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। Okay, moving on to the next question. This is question number 4. It's very simple question rather. A motorboat starting from rest. Starting from rest है इसलिए क्या ले लेंगे, u0 ले लेंगे, okay. Accelerates at the rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन दे रखा है फॉर 8 सेकेंड्स, टाइम दे रखा है, आपको निकालना है हाउ फार डज इट गो, यानी कि डिस्टेंस। तो s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये टोटल जीरो हो जाएगा क्योंकि u0 है, हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, अल्टीमेटली यू गेट s इजिकल टू 96 मीटर्स। तो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था राधा, ओके। लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ड्राइवर है जो कि ट्रैवल कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसने ब्रेक अप्लाई किया जिसके वजह से क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी थोड़ी देर में जाके, तो v विल बी 0, u 52 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 5 सेकेंड। सिमिलरली एक दूसरा कार में दूसरा पर्सन वो भी सेम सिनेरियो में था, वो भी ब्रेक अप्लाई करता है तो v 0 हो जाएगा, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 34 किलोमीटर पर आवर है, वो 10 सेकेंड में स्टॉप कर रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों गाड़ियाँ रुक रही है फाइनल में आके। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो मीटर पर सेकेंड में लेकर आऊँगा, तो u विल बी 14.4 मीटर पर सेकेंड एंड द u1, और लेट्स से u1 एंड u2 इज़ 9.4 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो आप अगर ध्यान से देखो, इट इज़ अ स्पीड टाइम ग्राफ, ओके, स्पीड ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस।
फर्स्ट कार के लिए फर्स्ट कार का स्पीड कितना था 14.4, तो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, और उसका टाइम कितना था 5 सेकेंड्स। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, जॉइन कर दिया लाइक दिस, गॉट इट। सो दिस वे आई मेड अ लाइन ओवर देयर। ओके, ऑन द अदर हैंड सेकेंड कार का वेलोसिटी कितना था 9.4 मीटर सेकेंड, जो कि यहाँ पर है, और 10 सेकेंड्स में रुक रहा है। देन इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो दिस वे आई गेट द ग्राफ। अब ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा है दो ट्राइंगल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक AOB और एक AOD। क्यों ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने ये भी बोला हुआ है फाइंड द डिस्टेंस द कार्स ट्रैवल्ड। आपको पता है ग्राफ्स में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, एरिया अंडर द कर्व। सो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सो विच इज़ हाफ इंटू बेस हो गया OB, एंड हाइट हो गया AO। OB की वैल्यू 5 है, AO की वैल्यू 14.4 है। सो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच मीटर्स, 36 मीटर्स। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड कार, अगेन वो भी क्या है, ट्राइंगल ही होगा, हाफ इंटू OD इंटू OC। कौन सा ट्राइंगल है ये, OCD ट्राइंगल, COD ट्राइंगल ले लीजिए आप। हाफ इंटू OD इंटू OC, वी पुट द वैल्यूज़, यू गेट द वैल्यू है 47 मीटर्स। सो डेफिनेटली दिख रहा है कि सेकेंड कार ट्रैवल्स मोर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट कार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं समटाइम, दे आस्क यू टू मेक अ ग्राफ ओवर इट। सो नॉट इन द एक्चुअल ग्राफ पेपर, बट यस आपको टेक्निकली आपको वैल्यूज़ प्लेस करके ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस वन अगेन इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लॉजिक अच्छा बनता है इसके अंदर। सो इसको आप एक बार अच्छे से देखिए कैसे कवर अप किया, देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया अंडर द कर्व किया, और ग्राफ बनाने के लिए मैंने यू वैल्यूज़ को किससे रेफ़र किया, टाइम वैल्यू से रेफ़र किया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 देयर। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इट्स अ वेरी गुड लॉजिकल क्वेश्चन, जो कि देख कर हमें अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा। बेसिक विजुअल स्किल्स पे बेस्ड है ये। ओके, आपको एक ग्राफ दे रखा है, अगर आप अपने बुक में देखोगे तो 3 कार्स है A, B एंड C, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। आई विल बी यूज डिफरेंट कलर्स फॉर ऑल द 3 कार्स। सबसे पहले लेट्स सपोज A के लिए मैंने यूज़ किया लेट्स से ग्रीन। ओके, तो A कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये गया आपका A, गॉट इट। देन B आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये चला गया लाइक दिस, ऐसे। ओके, एंड देन C के लिए मैं मान लो ब्लू कलर यूज़ कर देता हूँ, तो C आपका जा रहा है ऐसे। ओके, राइट, now just to differentiate I'm using a different pen. Let's suppose I take this pen, fine. अब क्वेश्चन नंबर 1 जो उन्होंने पूछा हुआ है, विच ऑफ द 3 इज़ ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। अब किसी भी चीज़ में अगर मुझे ये देखना है फास्टेस्ट ट्रैवल कौन कर रहा है, पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ है भैया, दिस इज़ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो स्लोप देखना पड़ेगा। सो जिसका ज़्यादा स्लोप होगा उसकी हायर स्पीड होगी, और टेक्निकली अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं B का स्लोप देखूँ, ठीक है, तो B का स्लोप कंपैरेटिवली ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू C and A। सो सिंस B इज़ हैविंग मैक्सिमम स्लोप, ओके सॉरी, एक मिनट, आई विल जस्ट गो बैक अगेन। So C is having maximum, B is having maximum slope. So what happens? B का ज़्यादा स्पीड होगा, क्योंकि B का y एक्सिस का वैल्यू ज़्यादा है, x एक्सिस की वैल्यू कम है, तो y एक्सिस डिवाइड बाई x एक्सिस से ही स्लोप निकलता है, इसलिए B का स्लोप ज़्यादा है। सो जिसमें भी आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें भी y एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा हो और x एक्सिस की वैल्यू कम हो, दे विल बी हैविंग हायर स्लोप। ओके, सो A पार्ट डन। उसके बाद B पार्ट वो पूछ रहा है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट। आप इस ग्राफ में कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी मेरे को डिस्टेंस टाइम वैल्यूज़ तीनों के लिए मेरे को कहीं इक्वल नहीं मिल रहा। तो जब डिस्टेंस टाइम वैल्यू इक्वल नहीं मिलेगा, सो देयर विल बी नो सिंगल पॉइंट विच दे आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। अगर सिंगल पॉइंट होता तो मेरे को तीनों लाइंस कुछ ऐसे नज़र आ रही होती, इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट, इजंट इट। तो ये तो मुझे पॉसिबल हो ही नहीं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ विच इज़ गिवन। यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा। सो आई थिंक B पार्ट इज़ डन। ओके, सो A पार्ट में क्या था, जिसका ज़्यादा स्लोप होगा उसकी ज़्यादा स्पीड होगी, और B पार्ट में क्या है, डिस्टेंस टाइम की कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, इसलिए वो सेम जगह पे मिल नहीं सकते।
थर्ड सी पार्ट और डी पार्ट इंपॉर्टेंट है. सी पार्ट में बोला है हाउ फार सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासिस ए. अब ध्यान से देखिएगा इसको. इस ग्राफ में आई विल यूज़ दिस ग्राफ. जस्ट ऑब्जर्व दिस ग्राफ. जैसे जैसे बी जा रहा है, बी किस पॉइंट को, बी जब ए को पास कर रहा है, बी जो है ये बी ए को किस पॉइंट पे पास कर रहा है, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. इस पॉइंट पे पास कर रहा है, इजंट इट. दिस इज़ द पॉइंट. ये बी जा रहा है ऐसे और ये ए जा रहा है ऐसे. तो किस पॉइंट पे ये दोनों मिल रहा है? इस पॉइंट पे. इस पॉइंट का एग्जैक्टली नीचे वाला पॉइंट कौन है? ई. ओके. सो ई पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 6.5. सो वही पूछ रखा है कि जब बी ए को पास कर जाता है उस पॉइंट पे सी कहाँ पर होता है? सी 6.5 मीटर्स पर होता है. सो व्हेन बी पासिस ए, कौन सा पॉइंट पे पास कर रहा होता है? डी पॉइंट पे. और डी पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे वाला पॉइंट क्या है? ई. ई पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 6.5. ओके. सो अगर आप ध्यान से देखोगे ग्राफ में आपको क्लियर होगा. लेट्स ट्राई दिस अगेन. एक बार आपको मैं इस वाले ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ. मान लीजिए ये ऐसे, ये जा रहा था बी और ये जा रहा था ए. तो ये ए था और ये बी था. बी ने ए को किस पॉइंट पे काटा? इस पॉइंट पे काटा. इस पॉइंट का एग्जैक्टली जो नीचे वाला पॉइंट था जहाँ से सी जा रहा था, ये जो पॉइंट था ये था आपका ई पॉइंट. और इस पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू था 6.5. सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू. डी पार्ट पूछा हुआ है हाउ फार बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी. अब बी ने जब सी को काटा तो सी कितना ट्रैवल कर चुका था. अब आप ध्यान से देखोगे अगर अगेन, बी ने सी को कौन से पॉइंट पे काटा? एफ पार्ट पे. इफ़ यू कैन जस्ट लुक एट हियर वंस अगेन. सो दिस वाज माय ग्राफ एंड दिस वाज बी एंड ये आपका गया सी. तो सी एंड दिस इज़ बी. तो बी ने सी को किस पॉइंट पे काटा? दिस इज़ एफ पॉइंट. और एफ पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 5. सो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे यू विल गेट टू नो. जस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड है ये. सो बी एंड सी मीट एट पॉइंट एफ और एफ पॉइंट का करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 5 किलोमीटर्स. सो दीज आर द आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 6. कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वंस अगेन, यू विल गेट टू नो इट. ओके. सो बी पार्ट में हायर स्लोप होने की वजह से उसका मैक्सिमम स्पीड. एंड बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में क्या था? डिस्टेंस टाइम की वैल्यू सिमिलर नहीं है इसलिए कॉमन पॉइंट पॉसिबल नहीं है. एंड बी जब ए को पास करता है पॉइंट डी में, उसका एग्जैक्ट नीचे वाला पॉइंट होता है ई पॉइंट. और ई पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 6.5 किलोमीटर्स. एंड डी पार्ट में, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी पार्ट में, जब बी को सी से पास कर रहा होता है, बी पार्ट जब सी को पास कर रहा होता है, एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट पे पास करता है? एफ पॉइंट पर. एफ पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 5 किलोमीटर्स. सो दिस वे you can do this question. Okay, right. We'll move on to 7th question. Again 7th question is an easy one. क्या बोला हुआ है? एक बॉल जेंटरली ड्रॉप कर दिया गया एक सर्टेन हाइट 20 से. अब क्योंकि जब आप ड्रॉप कर रहे होते हो तो इनिशियली आपका बॉल जो होता है वो रेस्ट पर होता है. तो u0 डिस्टेंस यानी कि हाइट 20, एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी और टाइम निकालना है. तो पहले तो हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अल्टीमेटली क्या होगा? v स्क्वायर, u के जगह पे 0, 2 इंटू ए के जगह पे 10, एन एस के जगह पे 20. तो u तो 0 तो कैंसिल आउट हो गया. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, अंडर रूट लेंगे 20 टू 20. तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा वैल्यू? 20 मीटर पर सेकेंड. देन टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वहाँ से टाइम का वैल्यू क्या आएगा? v माइनस यू अपॉन ए. अब v के जगह पे कौन सा वैल्यू पुटअप करेंगे? 20. सो 20 माइनस 0 अपॉन 10, 20/10 विच इज़ 2 seconds. राइट. सो दैट वॉज योर 7th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखोगे एक बार, गिव इट अ ट्राई. इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन. इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन विजुअल रिप्रेजेंटेशन. आपको बताना है कि उसका उसने कितना पॉइंट कवर किया है एंड कौन से पॉइंट में आपका यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन के लिए बस चेक कर दो. इट शुड बी अ पैरेलल लाइन लीडिंग टू एक्स एक्सिस. सो दैट्स नॉट अ दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है कि 2 सिचुएशन दे रखा है आपको. कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट ज़ीरो वेलोसिटी. अब आपको बोला हुआ है ए पार्ट में कि ऐसा कोई कंडीशन बताओ जहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो हो. ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल. कौन से केस में? जब अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज जस्ट रिलीज फ्रॉम अ सर्टेन हाइट. तो उसमें क्या होता है? जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रहा होता है उसमें क्या लग रहा होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से उस पर एक्सेलरेशन होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये कांस्टेंट वैल्यू है.
राइट. सो whenever an object is dropped, a constant acceleration acts on it. और जब ड्रॉप से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? ज़ीरो. अभी जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया, जब आप किसी चीज़ को ड्रॉप करते हो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो रहती है. तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो भी रह चुकी है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है. सो दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ बी पार्ट. Object moving in a certain direction with an acceleration perpendicular to the direction. Okay, so things are pretty simple. जब आपको मैंने सर्कुलर मोशन बताया था, सर्कुलर मोशन में क्या था, एक ऑब्जेक्ट है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, लेकिन उसको ये डायरेक्शन ऑफ मोशन मिल कहाँ से रहा है? सेंटर से, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. और सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ओनली. तो वो अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों के पीछे 90 डिग्री एंगल बन रहा है. सो ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन विच इज़ परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज़ पॉसिबल व्हेन देयर इज़ अ केस ऑफ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में ये चीज़ पॉसिबल है. एंड अगर आप ये डायग्राम बना के दे दोगे तो टीचर विल गेट टू नो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. Okay, so whenever an object moving in a certain direction with an acceleration perpendicular direction, it is possible. तो ये वाला केस भी पॉसिबल है अगर कंडीशन क्या है? द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. ओके, राइट. अगेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. नाउ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर सर्कुलर मोशन. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट जिसकी रेडियस है 42,250 किलोमीटर्स. इट टेक्स 24 आवर्स टू टेक वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. सो सिंपल एज दैट. टाइम इज गिवन 24 आवर्स, रेडियस गिवन है, हमको पता है बेसिक फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू 2πr/t, 2 इंटू 22/7 इंटू r 42,250/24. यू सॉल्व आउट, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? 1106.5 किलोमीटर पर आवर. अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, या नहीं, नॉट मीटर पर सेकेंड, आर को अगर आपको सेकेंड में चेंज करना है तो क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय 60 into 60. सो अल्टीमेटली यू गेट द आंसर इन किलोमीटर पर सेकेंड. सो चॉइस आपका है, either you remain it in kilometer per hour, that's also fine, or if you want to convert it into some smaller value, तो you convert or divide it by 60 into 60 or 3600, तो आपको क्या मिल जाएगा? किलोमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो यहाँ तक आके हमारा पूरा NCERT के क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं. राइट. प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस, इसको नोट्स में लिखिए, प्रैक्टिस करो. कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है, यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, बट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. डोंट कॉपी इट डाउन. पहले समझो, चीज़ों को समझो, फिर खुद करिए. एंड वंस यू स्टार्ट डेवलप, ग्रेजुअली देखो, धीरे धीरे आएगा. बहुत जल्दी से आपको तो आने नहीं वाला ये चीज़. धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्डअप होगा. एंड देयर इज़ नथिंग बोरिंग इन इट. एवरीथिंग इज़ वेरी प्रिटी ईजी इफ़ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक. ओके, सो जस्ट गो विद इट, प्रैक्टिस इट, नोट्स बनाइए अच्छे से. In the coming part, we will start with chemistry. So till then, take care of yourself. Thank you so much, everyone.